हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक। यह 12th का एक टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर आज हम बात करेंगे, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक। तो वे आणविक यौगिक जो क्रिस्टलीय अवस्था में स्थायी होते हैं। अब क्रिस्टलीय अवस्था में स्थायी होते हैं मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं और जलीय विलयन में भी अपने सभी आयनों में विभक्त नहीं होते। और इस प्रकार के यौगिकों को यदि हम जल में घोल दें तब भी यह अपने सभी आयनों में विभक्त नहीं होंगे, मीन्स ये पूरे नहीं टूटेंगे। जैसे कि अगर हम जल को घोल देते नमक को अगर जल में घोल देते हैं तो नमक जल में पूरा घुल जाता है, वैसे ये यौगिक जल में अगर घोल दें तो पूरे नहीं घुलते। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम कहते हैं संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यह अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। मतलब अगर हम इनको जल में घोलेंगे तो ये कुछ तो टूट जाएंगे लेकिन पूरी मात्रा में ये विभक्त नहीं होंगे। जैसे कि हम शक्कर को जल में घोल देते हैं तो शक्कर पूरी जल में घुल जाती है, लेकिन इन यौगिकों को यदि हम जल में घोलें तो ये पूर्णतः विभक्त नहीं होंगे। इनको मैं आगे बताता हूं कि किस प्रकार से पूर्णतः विभक्त नहीं होंगे। ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक। तो आया समझ में फ्रेंड्स? तो वे आणविक यौगिक जो क्रिस्टलीय अवस्था में स्थायी होते हैं और जलीय विलयन में अपने सभी आयनों में विभक्त नहीं होते या अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, इन्हें हम कहते हैं संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक। इनको फ्रेंड्स हम कहते हैं जटिल यौगिक भी। तो आइए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से क्रिस्टलीय होते हैं, किस प्रकार से जल में विभक्त नहीं होते। ठीक है, तो उदाहरण की अगर बात की जाए तो उदाहरण में यदि कॉपर सल्फेट में अमोनिया को मिला दिया जाए, यदि कॉपर सल्फेट CuSO4 में अमोनिया को मिला दिया जाए तो एक ये संकुल आपको प्राप्त होता है। अब ये जो संकुल प्राप्त हुआ है, ये संकुल क्रिस्टलीय अवस्था में तो स्थायी रहेगा, मतलब ठोस अवस्था रहेगी तब ये स्थायी रहेगा। और यदि इस यौगिक को, इस संकुल यौगिक को यदि हम जल में घोल दें तब भी यह अपने पूर्णतः आयनों में विभक्त नहीं होगा। मतलब इसमें कॉपर है, N है, H है, S है और O है, तो ये सभी आयनों में विभक्त नहीं होगा। अब जैसे मान के चलो एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, यदि हम ये NaCl है, इस NaCl को हम जल में घोल देते हैं तो आपको पता है फ्रेंड्स ये Na+ में और Cl- में टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि जो NaCl है पूर्णतः घुल जाता है। उसी प्रकार अगर हम इसको जल में घोलें तो ये पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, मतलब सभी आयनों में एक एक आयनों में विभक्त नहीं होगा। अगर हम इसको जल में घोलेंगे, यदि ये विभक्त होगा भी तो फ्रेंड्स ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मतलब CuNH3 की पावर 2 प्लस SO4 2- टूटेगा यदि तो इतना टूटेगा, इसके बाद ये आगे अपने आयनों में विभक्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर यौगिक कोई रहता है जो सभी तरह से अपने आयनों का परीक्षण नहीं देता तो उस प्रकार के यौगिकों को कहते हैं फ्रेंड्स हम संकुल यौगिक। आइए हम दूसरा यौगिक देखते हैं। दूसरा यौगिक है, यदि हम पोटेशियम आयोडाइड Ki में मर्क्यूरिक आयोडाइड Hgi2 को मिलाते हैं तो हमें ये संकुल यौगिक प्राप्त होता है। यह संकुल यौगिक क्रिस्टलीय अवस्था में तो स्थायी रहेगा एवं अगर हम जल में घोल दें तब भी ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देगा। अगर ये वाला यौगिक टूटेगा तो सिर्फ ये इतना ही टूटेगा कि K प्लस Hgi4 पर
2-। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर K प्लस, यहाँ पर HgI4, यहाँ पर देखो ये तो टूट गया, लेकिन ये पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ। अब पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ मतलब ये जलीय विलयन में पूरा नहीं घुला। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो क्रिस्टलीय अवस्था में स्थायी रहेंगे और जलीय विलयन में घुलने पर भी पूर्णतः विभक्त नहीं होंगे या अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देंगे। संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगली वीडियो में हम संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक की पहचान करेंगे कि संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक में क्या क्या रहता है, यह किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके IUPAC नाम हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।